हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के PYQ CSIR नेट एग्जामिनेशन के फॉर द F ब्लॉक टॉपिक। ये जो क्वेश्चंस हैं, रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2024 यानी कि फेब में एग्जामिनेशन हुआ था, तो फेब 2025 का और साथ में जो जुलाई में पेपर हुआ था 2025 का, ये दोनों ही हम डिस्कस करने वाले। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो कि CSIR नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर द मेटल हाइड्रेट्स। सीधा सीधा टर्म सिंबल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके हम सॉल्यूशन देखें, अगर हमें सिर्फ सेंटर मेटल आयन से मतलब होता है और टर्म सिंबल निकालना देख लेते हैं। EU यहाँ पे है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है F6। F6 के लिए जब हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो L, S और J की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब इसके लिए 0 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3। अब इसमें हम L की वैल्यू निकालने जाएं तो ये -1 -2 वाले +1 +2 वाले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, 0 वाले की कुछ रहेगी नहीं, तो L की वैल्यू सिर्फ 3 निकल के आएगी। सिमिलरली स्पिन की वैल्यू 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक की स्पिन प्लस का हाफ है, तो S की वैल्यू 3 आ जाएगी। और टर्म सिंबल के लिए जो साइन होता है, टर्म सिंबल डिनोट किया जाता है किससे? इट इज डिनोटेड बाय 2s + 1 L और J। ये होता है टर्म सिंबल का डिनोट करने का साइन। तो अब L के लिए हम जो सिंबल होता है, अगर 3 वैल्यू है, इन सभी के लिए देख लो, इन सभी के लिए ही देख लेते हैं। ये वैल्यूज अगर L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 0 के लिए S, फिर उसके बाद 1 के लिए P, फिर D, फिर उसके बाद F, फिर G, H I J K एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ L की वैल्यू 3 गिवन है, दैट मीन्स ये F को डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी F। अब यहाँ से भी हमें S की वैल्यू मिल गई है और चाहिए हमें उस सिंबल के अकॉर्डिंग 2s + 1 की वैल्यू, तो 2 × 3 + 1 विल बी इक्वल टू 7। और J की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अगर J होता है L - S के बराबर, अगर शेल लेस देन हाफ फिल्ड हो, लेस देन हाफ फिल्ड वाले केस में हम लेते हैं L - S, और यही अगर मोर देन हाफ फिल्ड होता, मोर देन हाफ फिल्ड होती अगर शेल, मोर देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड के केस में L + S से निकालते हैं J की वैल्यू। तो हमारे मतलब का यहाँ पे L - S है, बिकॉज दिस शेल इज लेस देन हाफ फिल्ड। तो J बराबर होगा, L की वैल्यू भी 3 है, S की वैल्यू कितनी है? S की वैल्यू भी 3 है, तो दोनों ही यहाँ पे 3 एंड 3, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर हम टर्म सिंबल बोलें EU3+ के लिए, तो ये आ जाएगा 2s + 1 आया था कितना? ये आई थी वैल्यू 7, और L की वैल्यू 3 यानी कि F को डिनोट कर रहे हैं, और J की वैल्यू 0 आ गई, तो 7F0 हो गया पहले वाले यूरोपियम 3+ का सिंबल। तो 7F0 के अकॉर्डिंग ये लास्ट वाले C एंड D ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बाकी का अगर हम TB + 3 का नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। TB यहाँ था वाटर वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें है, ये है टर्बियम +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F8 होता है। F8 है तो इसकी भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये मोर देन हाफ फिल्ड वाला केस है, ये मोर देन हाफ फिल्ड वाला केस है। अब मोर देन हाफ फिल्ड के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, ये बीच में आएगी 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 एंड -3। L की वैल्यू देखो, जितने प्लस हाफ में है सब बराबर से भरे हुए हैं, सबकी कैंसिल आउट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो +3 में है डाउन स्पिन का, तो L की वैल्यू सिर्फ +3 ही बचेगी। और साथ में स्पिन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं, सारे अप स्पिन के, तो यानी कि प्लस हाफ। S की वैल्यू यहाँ भी 3 होगी, यानी कि 2s + 1 बराबर 2 × 3 + का 1। इधर पे भी ये वैल्यू 7 हो जाएगी, और जो J की वैल्यू होगी अब यहाँ L + S होगी, बिकॉज इट इज मोर देन हाफ फिल्ड। तो L भी 3 है और S भी 3 है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। तो टर्म सिंबल इसके लिए
यहां पर जो टर्म सिंबल होगा 2s + 1 7 और यहाँ s की वैल्यू अगर l की वैल्यू 3 है, मतलब ये भी f को ही डिनोट कर रहा है, तो ये f हो गया और ये j की वैल्यू 6 आ गई, तो 7f6 ये टर्म सिंबल हो जाएगा टर्बियम 3+ के लिए। आंसर देख लीजिए 7f6, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 का ही है। अब देखो इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लैंथेनाइड्स के रिगार्डिंग ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लैंथेनाइड्स Ln3+ से Ln जाना, मतलब कि जो आयन है ये होती है टेंडेंसी ऑफ एन आयन। ये क्या कहलाता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ जो भी लैंथेनाइड आयन टू गेट रिड्यूस्ड टू Ln, मतलब वो अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, और जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं सभी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ऑल लैंथेनाइड +3 हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, मतलब कि ये लाई करता है माइनस के 1.6 से लेके माइनस का 2.3 वोल्ट के बीच में समथिंग वैल्यू लाई कर रही होगी, ये माइनस में ही होगा। और अगर यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं ये वैल्यू किसके सिमिलर होगी? ये लेट ट्रांजिशन मेटल्स नहीं, ये लेट ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बराबर होती है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हाईली एक मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो हायर एस ब्लॉक के आ जाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स उनसे ज्यादा रिसेंबल करती है, क्योंकि उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव में ही होती है। तो ये सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो सिमिलर टू दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो ये खुद से भी सिमिलर होते हैं, दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज सारे के सारे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे, हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में ही होता है, और लेफ्ट टू राइट वैल्यू आपकी जाने पर ये वैल्यू क्या होती है? ये मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड बढ़ने लगती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लो, जब हम जैसे जो लैंथेनाइड आयंस हैं इसमें La+3 हो गया, सीरियम +3 हो गया, और लेफ्ट टू राइट जो लास्टली ल्यूटेशियम +3 होता है, होते तो ये सारे माइनस में हैं, बट लेफ्ट टू राइट जाने पर E0 जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि Ln3+ से Ln जाने वाली जो वैल्यू है ये इंक्रीज करती है। नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब है कि माइनस में ये वैल्यू क्या हो रही है? ये माइनस में वैल्यू घटेगी, तभी ये मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड जा रहे होंगे। ये क्या होंगे? ये मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड मूव कर रहे होंगे, होगा तो ये माइनस में ही ल्यूटेशियम का, लेकिन अगर हम जैसे आपको पता है माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही वो ज्यादा इंडिकेशन देगी, और ये डेटा होता है सिमिलर टू एस ब्लॉक, सिमिलर टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो होते हैं उनका हाई रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, ये क्या होते हैं? इनका माइनस में ही होता है, इनका भी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, इनका भी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के सिमिलर हो जाते हैं। दैट्स वाई ये आंसर इसका सी से रिलेट करेगा, ना ही ये ट्रांजिशन मेटल ना ही पी ब्लॉक एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं, तो आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट में जो दिया था कि डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट भी नहीं होते बिकॉज सभी नेगेटिव में लाई करेंगे, तो सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये है नेट का, फेब्रुअरी का ही, फेब्रुअरी की नेट की अगर बात करी जाए तो आपका कम से कम 15 नंबर का सिर्फ एफ ब्लॉक से ही पूछा हुआ था, बहुत हाई वेटेज का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जितने भी यहाँ हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप कंप्लीट 2011 से लेटेस्ट एग्जामिनेशन तक CSIR नेट एग्जामिनेशन के वीडियो सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप विज्ञान वृक्ष की चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड आयंस। अगर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग हम करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढें तो ऑप्शंस हमें यहाँ पे एलिमिनेट करके बेस्ट होता है ये तरीका। अगर देखो, फर्स्ट कह रहा है कि ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द लीगेंड फील्ड। लैंथेनाइड्स की अगर बात करी जाए, Ln
या फिर पूरा ही लिख लो लैंथेनाइड्स। जितने हमने काफ़ी पहले थ्योरी लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, यूट्यूब में भी काफ़ी सारे मैंने लेक्चर्स लिए हैं, हर बार बताया है लैंथेनाइड्स जो होते हैं ये डीपली बरिड होती है। डीपली बरिड ये 4F सब शेल होती है और इसकी डीपली बरिड होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट होती है लीगेंड एनवायरनमेंट के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लीगेंड एनवायरनमेंट, कि बाहर कोई भी लीगेंड होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लैंथेनाइड्स के केस में। लेकिन एक्टिनाइड्स में फर्क पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंड आउट हो जाती है, डी उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। तो यहां हमें सिर्फ बताना है लैंथेनाइड आयंस के लिए, यानी कि Ln+3 आयंस के लिए। तो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन लीगेंड फील्ड, बिल्कुल नहीं भाई, इंडिपेंडेंट होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लीगेंड फील्ड, ये बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करती, और या फिर कह सकते हो बहुत मार्जिनल इफेक्ट पड़ता होगा। ये इंडिपेंडेंट कह लो या फिर मार्जिनल, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम। मार्जिनल का मतलब ही होता है बहुत ही कम। तो अब ये स्टेटमेंट हो गई गलत। आगे देखो, ओनली ग्राउंड जे स्टेट इज पॉपुलेटेड, इसका मैंने थ्योरी में भी बताया है आपको क्लास में, और साथ में लेक्चर्स को जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है उसमें भी बताया है। जो लैंथेनाइड आयंस के लिए जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का आपने इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्या होता है इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट। इट इज इक्वल टू जी अंडर रूट में जे प्लस का 1 बोर मैग्नेटोन में, ये आपने पढ़ा है। इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन से, ये इनफैक्ट आपका पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, 4 नंबर का आ जाता है इससे, जिसमें जी होता है लैंडे फैक्टर, ये जी होता है यहाँ लैंडे फैक्टर, और जे होता है कपलिंग कांस्टेंट। जे क्या होता है, इट इज कपलिंग कांस्टेंट। किसकी कपलिंग? एल और एस की कपलिंग, स्पिन और ऑर्बिटल की कपलिंग हो जाती है, उससे हमारा एक कांस्टेंट जे जनरेट होता है। और जी होता है लैंडे फैक्टर, इसका फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे आगे एक और एग्जामिनेशन में। आपका ये सिर्फ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का ही क्वेश्चन पूछा था, वहां हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। इधर हमने ये क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि जब लैंथेनाइड्स के केस में हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए होता है, ये होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स के लिए ही होता है। और ऐसा क्यों, ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए ही क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली मान लेते हैं ये ग्राउंड स्टेट, मान लो 4F और उसके आगे वाली जो भी 5D शेल रही हो, तो इस केस में होता क्या है, यूजुअली जनरल केसेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन F ब्लॉक वो ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो फिर ये जो फॉर्मूला है हमें आंसर दे देता है, ये फॉर्मूला हमें आंसर दे देता है। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये लाइन ओनली ग्राउंड जे स्टेट इज पॉपुलेटेड, मतलब कहने का सिर्फ ग्राउंड वाला स्टेट ही पॉपुलेटेड होता है, हायर एक्साइटेड लेवल जनरली पॉपुलेटेड नहीं होते। और जब कभी भी हायर लेवल पॉपुलेटेड हो जाते हैं उस केस में आपको एबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व होता है, जो कि हमने पहले भी आप देख चुके हैं। एबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट यूरोपियम 3+ से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में सेमेरियम +3 भी सेम प्रॉपर्टीज शो करता है, बिकॉज इन दैट केस कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड में जंप कर जाते हैं तो वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और वो एक्सपेरिमेंटल डेटा कैलकुलेटेड से मैच नहीं करता। तो यहां पे कहने का मतलब ये कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट ओनली ग्राउंड जे इज पॉपुलेटेड। ये जनरल केस की बात हो रही है, जनरली यहाँ पे बात करी जाएगी क्योंकि उसमें कुछ एक्सटर्नली दिया ही नहीं गया। अगला देखो, spin orbit coupling are in the order of 1000 centimeter inverse while ligand field effect are only about 100 centimeter inverse। तो ये स्टेटमेंट को समझो, बोला क्या इसने, अगर LS कपलिंग वाला लिया तो उसके लिए वैल्यू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स की आई, और वही चीज इसने ये कही कि अगर हम लीगेंड को इन्वॉल्व करें, अगर यहाँ पे लीगेंड को कंसिडर किया जाए, लीगेंड फील्ड को, उस केस में ये वैल्यू लगभग 100 सेंटीमीटर इनवर्स की आई। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर कराओगे, इन दोनों को कंपेयर अगर कराएं तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर LS कपलिंग वाला है, LS कपलिंग से ही तो हमारा कपलिंग कांस्टेंट J आता है, J इज द कपलिंग कांस्टेंट, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यही डोमिनेट करती है, यही डोमिनेट करती है,
ये ही डोमिनेट करेगी। और ये जो लीगेंड है ये बहुत माइनर होता है, लीगेंड का इफेक्ट बहुत माइनर होता है। और ये एक और बात प्रूफ करता है, ये जो स्टेटमेंट हमारा पहले नंबर पे दिया हुआ था ना कि लीगेंड फील्ड का डिपेंडेंट होगी, हाईली डिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट उसी से ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि ये वैल्यू अगर इतनी कम है दैट मीन्स लीगेंड का बहुत कम इफेक्ट है, लीगेंड इज मार्जिनली अफेक्टिंग इट, लीगेंड इज मार्जिनली अफेक्टिंग इट। तो साफ साफ सी बात है कि ये जो मेन फैक्टर होता है एलएस कपलिंग वजह से ही इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, ना कि लीगेंड जो कि इंडिपेंडेंट होती है। ये प्रूफ इस डेटा से भी आ गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर आता कैसे, मान लो आपको नहीं पता कि बी वाला सही है या सी वाला सही है, तो अब देखो डी ऑप्शन spin only formula cannot be used to calculate magnetic moment of the यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है, ऑफ द, ये वैल्यू यहाँ पे ऑफ, जहां तक मुझे याद है यहाँ पे कुछ मिसिंग है। और लिखा हुआ क्या था इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे कुछ ना कुछ हाफ या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था, ऑफ हाफ या फिर कुछ फुली, ऐसा कुछ ना कुछ तो था, हाफ या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस की बात हुई थी। और ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसमें इनफैक्ट क्वेश्चन सेशन में भी बताया है कि ये जो म्यू इफेक्टिव होता है इट इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली वैल्यू। ये दो केसेस में होता है, या तो एफ हाफ फील्ड हो या फिर एफ फुली फील्ड हो। और ये तब हो जाता है क्योंकि इन दोनों ही केसेस में एल की वैल्यू 0 आती। एल की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा तो एलएस कपलिंग में एल की वैल्यू ही नहीं है, एल की वैल्यू ही नहीं है, दैट मीन्स ओनली एस पार्ट विल कॉन्ट्रीब्यूट। और एस पार्ट अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो म्यू स्पिन ओनली से ही पूरा का पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा फॉर द हाफ एंड फुली फील्ड दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा था कि म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हाफ या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, इन जनरल नहीं, लेकिन हाफ और फुली फील्ड के केस में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये गलत हो गया। अगर ये बीच वाले दो नहीं आते तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करते। देखिए फर्स्ट वाला तो सभी को पता है कि ये गलत होता, तो ये ए काट दिया जाता और सी भी काट दिया जाता, और ये भी पता चल जाता कि लास्टली डी वाला इनकरेक्ट है, डी वाला गलत है। तो डी जहां आएगा ये तो नहीं होगा, आंसर सिर्फ बी ही बचता। तो मान लीजिए अगर आपको ये डेटा काफी सारे बच्चों के उस टाइम डाउट्स आए थे कि हमें कैसे पता कि भाई जे ये पॉपुलेटेड होगा, ये वाले डेटा का हमें कैसे पता चलेगा, तो एटलीस्ट आप ए वाला और डी वाला तो एनालाइज कर ही सकते थे, ये तो एनालाइज कर ही सकते थे, और उससे ही फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाते, बिल्कुल पहुंच जाते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट। अब ये देखो, जैसे कि मैंने कहा था इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट का सेपरेटली, और उसी पेपर में नेट फरवरी वाले ही पेपर में उसने पूछ लिया है, सेम पेपर में टर्म सिंबल दोबारा रिपीट हुआ, जी की वैल्यू दोबारा पूछ ली गई, और साथ में पूरा का पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ लिया गया। अब देखो टर्म सिंबल अगर यहाँ पे हम निकालने जाएं, और लीगेंड क्या दिया है, लैंडे फैक्टर जी, और साथ में पी आर, ये है पी आर 3+ आयन, पी आर 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आता है सीरियम के जस्ट बाद, यानी कि F2 कॉन्फ़िगरेशन। F2 के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, ये दो ही इलेक्ट्रॉन्स भरे, अब इसमें L की वैल्यू निकालेंगे, 0 + 1 + 2 + का 3 -1 -2 एंड माइनस का 3। L की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में 3 है प्लस में 2 है, ये वैल्यू 5 आ गई। और याद करो अगर ये वैल्यू 5 है, हमने सभी के लिए लिखी थी डेटा, ये वैल्यू दिखी थी, अगर ये 5 है दैट मीन्स ये H को रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 है तो ये H को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसमें हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा टर्म सिंबल में H को, ये H आ गया। अब 2s + 1 चाहिए होता है, तो पहले S निकालो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दोनों अप स्पिन के हैं, प्लस हाफ, ये वैल्यू 1 आ गई। 2s + 1 की वैल्यू 2 × में 1 प्लस का 1,
ये वैल्यू आ गई 3। साथ में चाहिए होता है J। अब यहाँ ये लेस देन हाफ फिल्ड है तो ये वैल्यू L माइनस S वाले से लेंगे हम, तो L की वैल्यू है 5, S की वैल्यू कितनी है 1, ये वैल्यू आ गई 4। तो टर्म सिंबल निकाल लेते हैं, आ गया टर्म सिंबल, सारी चीजें कैलकुलेट कर ही ली हैं। 2s + 1 = 3 और ये सिंबल H का बना और नीचे इसके J की वैल्यू आई 4, तो 3H4 दिस विल बी द टर्म सिंबल, 3H4 टर्म सिंबल हो गया। तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। बाकी देखो 0.8 वैल्यू दोनों में ही कॉमन है, यानी कि जी वैसे तो नीड नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जी को कैलकुलेट किए बिना म्यू कैलकुलेटेड आएगा ही नहीं, म्यू कैलकुलेटेड आएगा ही नहीं, बिकॉज इसका म्यू इफेक्टिव कह लो या म्यू कैलकुलेटेड कह लो, इसका फॉर्मूला ही G√में J+1 बोर मैग्नेटॉन, ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है, तो जी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी का फॉर्मूला होता क्या है। जी बराबर होता है 3/2 प्लस S इंटू में S+1 माइनस L इंटू में L+1 होल डिवाइडेड बाय 2। एक तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बाकी 1 प्लस S इंटू में S+1 माइनस L इंटू में L+1 प्लस का J इंटू में J+1, सॉरी नीचे डिवाइडेड बाय 2 नहीं, 2J J+1 होता है, 2J J+1 होता है और इसमें होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2J J+1 ही होता है। तो इन दोनों में से हम जनरली, ये दोनों ही फॉर्मूला सही है, इसके दोनों ही फॉर्मूला बिल्कुल सही, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इन जनरल हम ऊपर वाला यूज कर लेते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी घट जाती हैं। एक J वाला टर्म यहाँ एलिमिनेट हो जाता है तो थोड़ी कैलकुलेशन घट जाएंगी, तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे। तो इसका जब हम निकालें G की वैल्यू, G बराबर 3/2 प्लस, अब S की वैल्यू कितनी आई थी, S बराबर 1 आया था और L बराबर 5 आया था, तो ये 1 इंटू में 1 + 1 माइनस 5 इंटू में 5 प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू में J की वैल्यू कितनी आई थी, J वॉज 4, 2 इंटू में J प्लस का 1, ये लिख दिया हमने। अब सॉल्व कर दो, 3/2 प्लस 1 इंटू में 2, सॉरी 1 इंटू में 2 ये 2 हो जाएगा, 5 इंटू में 6 30 हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये 8 इंटू में 5 ये 40 हो गई। ये कितना आएगा, 3/2 प्लस का माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 4 से एलिमिनेट हो जाएगा, ये नीचे 10 ऊपर 7, 3/2 माइनस 7/10 एलसीएम ले लो, ये 10 ऊपर 5 15 माइनस का 7, ये वैल्यू आएगी 8/10, तो ये 0.8 तो आनी ही थी भाई सॉल्व करके। बाकी एग्जाम में एक और तरीका था, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताने के लिए वैल्यू निकाल दी, सीधा सीधा एग्जाम में अगर टर्म सिंबल से ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो जी को डायरेक्ट ले लेना है 0.8, बिकॉज दोनों ऑप्शंस में है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, एग्जाम में आप सीधा सीधा उठा सकते हो, ये तरीका है टाइम बचाने का। अब देखो आगे हम निकालें अगर वैल्यू, अगर हम अब निकालें म्यू इफेक्टिव या फिर जो म्यू कैलकुलेटेड यहाँ दिया है वही मतलब है, जी की वैल्यू 0.8 और अंडर रूट में J यहाँ पे कितना लिया है 4 प्लस का 1, बोर मैग्नेटोन में वैल्यू रहेगी 0.8 अंडर रूट 4 इंटू में 5, ये कितना हो जाएगा, कितना 20 बोर मैग्नेटोन, ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग निकल के आएगी, ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3.58 वाला आएगा आंसर करेक्ट, 3.58 बोर मैग्नेटोन वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा नेक्स्ट, अब ये भी फरवरी 2025 का ही है, एक पेपर में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, सॉरी 6 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 6 क्वेश्चंस आए थे फरवरी 2025 में। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 5 स्टेटमेंट्स दे दिए और लास्टली करेक्ट स्टेटमेंट ही हमें बताना था। फर्स्ट वाला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड्स की बात करी गई है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस से ही यहाँ स्टेटमेंट्स बनाए हैं। They exhibits fewer absorption bands due to small number of microstates। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो लैंथेनाइड्स हैं
इसमें 4f शेल वॉज रिस्पॉन्सिबल और हमें यहाँ पे एफ ट्रांजिशंस ऑब्जर्व होते हैं। इन जनरल ये एफ ट्रांजिशंस ही देते हैं। तो एफ शेल जो है, एफ शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 3। ये जो हमने एल की वैल्यू निकालनी सीखी थी, तो हमने नंबर से SPDF सोचा कि क्या होगा। अब अगर एफ है तो इसके लिए एल की वैल्यू 3 होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू 3 है और माइक्रोस्टेट्स का मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जो कि क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये माइक्रोस्टेट्स को डिफाइन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये L की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको आप डायरेक्टली 2l+1 फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 2 इंटू में 3 प्लस का 1 यानी कि 7। और होती कितनी है ये डिसाइड करती है, m की वैल्यू जाती है -l से लेकर +l तक। तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस 1 0 +1 +2 एंड +3। तो इसका सीधा सीधा आपको साफ साफ नजर आ गया होगा कि इसकी बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर एफ शेल है इसकी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसकी लेस नहीं होती, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी फ्यूअर एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे ड्यू टू स्मॉल माइक्रोस्टेट। नहीं, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं। ए अगर यहाँ गलत है ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो, जहां जहां ए है वो काट दो। आगे देखो, अब इन दोनों में अगर देखें, देयर स्पेक्ट्रा आर डिपेंडेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। हमने यहाँ पे बात करी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि लेंथेनाइट्स, हमने क्या कहा था कि जो लेंथेनाइट्स हैं ये लीगेंड फील्ड पे डिपेंड नहीं करते, लीगेंड इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ये लीगेंड्स का ही तो होती है। जो लीगेंड्स आके जितने लीगेंड्स अटैच हुए हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। जब लीगेंड्स पे ही डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर के भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मतलब ये भी कह लो बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, वेरी लेस अफेक्टेड, वेरी लेस अफेक्टेड, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और कहा गया है दे आर डिपेंडेंट ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी काटो, बी काट देंगे तो ये भी कट जाएगा, आंसर आ गया सी ऑप्शन। बाकी देख लो, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट सिग्मा एफ आर स्मॉलर कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें बोल रहा है कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो होते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जिससे हम आपने पढ़ा होगा फोटोकेमिस्ट्री में, आर स्मॉलर कंपेयर्ड टू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल इसके कम ही होते हैं, क्योंकि इसका जो लीगेंड का इफेक्ट होता है वो भी कम होगा। वो अगर कम है तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी इसका लेस ही होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देयर एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर शार्प ड्यू टू वीक वाइब्रोनिक कपलिंग। ये तो पढ़ते हैं भाई, एफ ट्रांजिशंस होते हैं, ये वीक और शार्प लाइन स्पेक्ट्रा होता है। इनमें क्या होता है, ये वाले जितने लेंथेनाइट्स आयन हैं ये कैसे होते हैं, ये वाले आयंस में एफ ट्रांजिशंस देखने के लिए मिलते हैं। एफ ट्रांजिशंस होते हैं वीक और इसमें शार्प या फिर लाइन लाइक स्पेक्ट्रा आता है। शार्प एंड लाइन लाइक स्पेक्ट्रा देखने के लिए मिलता है। शार्प यानी ऐसी पीक भी आ सकती है, ऐसी लाइन लाइक पीक भी आ सकती है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। लास्टली लीगेंड फील्ड इफेक्ट्स इज आर नेग्लिजिबल। बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो हमने पहले क्वेश्चंस में भी देखी थी कि लीगेंड फील्ड इफेक्ट लेंथेनाइट्स के केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। दैट्स व्हाई हम कह देते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द लीगेंड एनवायरनमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे, लास्ट के तीनों सही हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपका आंसर आ चुका था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये कहता है द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड आयंस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीज आयंस आर पोर्ड इन द कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये क्वेश्चन तो इतना फेमस है कि इसके बाद एप्लीकेशन जो वाला पार्ट था आयन एक्सचेंज रेजिन का, उसमें तो बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड हो गई थी। चैलेंजिंग क्वेश्चन बना था, लेकिन ये चैलेंजेबल था ही नहीं। उसी साल का पेपर है किसका, ये तो अब आ गया अगला, ये आ गया जून 25 का पेपर।
ये आ गया अब जून 25 का पेपर। दैट विच आयन मूव्स फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन। आई थिंक ये जून 25 का नहीं है, मेरे हिसाब से ये जो पेपर था, यस ये जून 25 का नहीं है, जहां तक मुझे याद है ये पेपर फरवरी वाला है। ये जून का नहीं था, ये फरवरी 25 का ही है। ये वाला तो फरवरी 25 का ही पेपर था, जून का नहीं था ये है फरवरी वाला ही पेपर। विच आयन मूव्स फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन। तो जिसके लिए कैटायन एक्सचेंज रेजिन वाला कॉलम का हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे इसका अगर हम कॉलम ड्रॉ करें, इसमें अगर हम कॉलम ड्रॉ करें कैटायन एक्सचेंज रेजिन के लिए, ये मान लिया हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन का ये कॉलम हो गया, और इसमें हमने ये साइड्स में लगाते हैं रेजिन, ये रेजिन लगाते हैं, और जो भी लेंथेनाइड आयंस का मिक्सचर होता है उसको कॉलम से पास किया जाता है। इसको मिक्सचर को हम पास करते हैं, और ये मिक्सचर जो होता है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। चाहे मेंशन किया जाए चाहे ना किया जाए, ये मिक्सचर पानी में तो बना ही होगा, सॉल्वेटेड होगा, वो खाली सूखा तो आप डालोगे नहीं आयंस को। तो मिक्सचर जब यहाँ ऐड करोगे तो जो भी छोटे साइज के होते हैं, ये जो रेजिन है इसके साथ कुछ लेंथेनाइड आयंस बाइंड कर जाते हैं जो स्मॉलर साइज के होंगे, स्मॉलर साइज के बाइंड कर जाएंगे रेजिन के साथ, और जो लार्जर साइज के होते हैं, लार्जर Ln3+ आयंस इल्यूट आउट हो जाते हैं, इल्यूट आउट हो जाते हैं। और पूछा क्वेश्चन में ये था कि विच आयन मूव्स फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन, मतलब ये नहीं कहा कि रेजिन के साथ बाइंड कौन सा करेगा फास्टेस्ट, रेजिन से मूव कर जाए फास्टेस्ट, मतलब कि उससे निकल जाए। कौन सा निकलेगा, जो बड़े साइज का होगा वो सीधा सीधा निकल जाएगा, जो एड्सॉर्ब कर रहा होगा उस पे एब्सॉर्ब छोटा वाला करेगा, और एड्सॉर्ब मतलब उसके ऊपर वाली लेयर्स में जो लार्जर साइज के होंगे वो उस पे एड्सॉर्ब करेंगे और वही फास्टेस्ट मूव करेंगे। दैट मूव्स फास्टेस्ट कौन से वाले, लार्जेस्ट साइज के, लार्जेस्ट साइज के मूव करते हैं फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन, फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन, मतलब वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। और जो स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट लेंथेनाइड वाले आयंस क्या होते हैं, उस पे एब्सॉर्ब कर जाते हैं, वो उस पे एब्सॉर्ब करेंगे, और दूसरे वाले जो लार्जेस्ट मूव फास्टेस्ट टू द रेजिन, यानी कि ये इल्यूट आउट फर्स्ट, जो कि इल्यूट आउट फर्स्ट सबसे पहले निकल जाएंगे, उनकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन समझना यहाँ इंपॉर्टेंट था इसमें, क्योंकि बच्चे वो टिक करके आ गए थे फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन में, उन्होंने ये समझ लिया जो रेजिन के साथ बाइंड कर लें फास्टेस्ट, नहीं, जो उससे निकल जाए आसानी से, वो लार्ज साइज के होंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन में कहा था कि व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेंथेनाइड्स प्रिपेयर किया गया, उसको पोर किया गया इस रेजिन एक्सचेंज के थ्रू। तो अब हम बाकी की थ्योरी समझते हैं अगले पन्ने पर, या फिर यहीं पे हमारे पास अभी जगह है, यहीं देख लेते हैं। देखो इसमें यूजुअली जो आयंस होते हैं La+3, सीरियम +3 एंड सो ऑन, जब हम ल्यूटेशियम +3 पे मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो जिस वजह से साइज डिक्रीज होने लगता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज होने लगता है। अब इसका मतलब क्या कि स्टार्टिंग वाला ये देखो कंपटीशन जो होगा सेमेरियम और गैडोलिनियम तो इससे बाहर है, कंपटीशन ल्यूटेशियम और लेंथेनम का ही था। तो लेंथेनम वाला मतलब लार्जेस्ट साइज का होगा, और जो ल्यूटेशियम वाला होगा ये स्मॉलेस्ट साइज का होगा, ये स्मॉलेस्ट साइज का होगा। लेकिन ये कहा गया कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है, और ये जब थ्योरी पढ़ाई जाती है लेंथेनॉइड्स की, उसमें मैंने बताया है कि जब छोटा आयन होता है वो हेविली हाइड्रेटेड होता है, बिकॉज यहां हाइड्रेशन की बात आ जाती है। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया मतलब उनका हाइड्रेशन किया गया, तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ये होता है हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला। तो चार्ज तो इन सभी आयंस में बराबर है, तो साइज जितना छोटा होगा वो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन शो करेगा। इस हिसाब से अगले पेज पर देखो कि ये La+3 सबसे ज्यादा लार्ज था, La+3 लार्जेस्ट था, मतलब इसका हाइड्रेशन सबसे कम होगा।
इट विल बी लीस्ट हाइड्रेटेड, ये लीस्ट हाइड्रेटेड होगा, जबकि जो ल्यूटेशियम +3 वाला होगा ये स्मॉलेस्ट आयन है और ये हेविली हाइड्रेटेड होगा, ये वाला हेविली हाइड्रेटेड रहा होगा और ये हेविली हाइड्रेटेड है, तो मतलब अब एक्वस फॉर्म में इनकी कहानियां बिल्कुल बदल जाती हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत लेटेस्ट एनर्जी की बात याद हो तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1 में जस्ट लाइक लीथियम स्मॉलेस्ट होता है और हेविली हाइड्रेटेड, तो एक्वस फॉर्म में उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है। तो इसी वजह से अगर La+3 एक्वस की बात हो रही है यानी कि उनका हाइड्रेशन हो चुका है, ये लीस्ट हाइड्रेटेड होने की वजह से इसका जो भी हाइड्रेशन स्फीयर बनेगा सबसे छोटा होगा, एक्वस फॉर्म में इसका अब सबसे स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा, अब साइज इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ एक्वस फॉर्म में। और सिमिलरली ल्यूटेशियम +3 अब लार्जेस्ट साइज का जो था, सॉरी ये ल्यूटेशियम जो स्मॉलेस्ट था ये हेविली हाइड्रेटेड है, हेविली हाइड्रेटेड है, तो मतलब हाइड्रेशन में इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। और ये बात हमें यहाँ पे कॉलम में डिस्कस करी थी, जो स्मॉल होगा वो रेजिन से बाइंड करेगा और जो लार्ज होगा वो इल्यूट आउट हो जाएगा, मतलब फास्टेस्ट मूव करेगा रेजिन के थ्रू। तो हमें लार्जेस्ट आयन बताना था, तो लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, ल्यूटेशियम +3 लार्जेस्ट साइज का है। इट विल मूव फ्रीली थ्रू द रेजिन, it will move freely, it will move freely through the resin, और ये वाला bind करेगा through the resin, it will bind through the resin, ये रेजिन से बाइंड कर जाएगा। तो आंसर हमें जो फ्रीली मूव कर रहा है दैट इज ल्यूटेशियम 3+ विल बी द राइट आंसर। ए वॉज द राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये रहा नेक्स्ट। अब ये है जून 2025 का, 2025 जून का पेपर है फॉर एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ एक्टिनाइड्स का, और ये थोड़ा सा डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आ गया था, इसी वजह से मोस्टली सभी इसका गलत ही आंसर करके आए थे। और इसमें करना क्या है, पूछा था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एक्टिनाइड्स क्या होगी। देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी जो होती है ये चार्ज डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी डायरेक्टली डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा रही होगी। अब यहाँ पे देखो साथ में देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बुक से उठाया गया था, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन था, और साथ में ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऑर्डर भी वहां मेंशन्ड है। तो इसके लिए मैंने इनफैक्ट ये क्वेश्चन चैलेंजिंग बन रहा था, लेकिन बच्चे के हिसाब से चैलेंजिंग था, लेकिन जो कि चैलेंजिंग था नहीं। सेपरेटली इस क्वेश्चन की वीडियो भी उस टाइम पे मैंने अपलोड करी थी। इसका देखो चार्ज डेंसिटी, और साथ में ये डिपेंड करता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पे भी, ये डिपेंड करता है डायरेक्शनल बिहेवियर पे भी, कि किस डायरेक्शन में लिगेंड आ रहे हैं, फ्रीली उसको आने की जगह मिल भी रही है या नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो सारे आयंस जो हैं, एक M4 पॉजिटिव है, एक M3+ है, एक MO2 प्लस है और एक MO2 2+ है। तो इनमें देखो ये मेटल तो पूरे के पूरे फ्री हैं, ये पूरा का पूरा फ्री है, और ये दूसरा वाला भी फ्री मेटल ही है। यहाँ पे चार्ज ज्यादा है कंपेयर्ड टू M3+, यहाँ चार्ज ज्यादा है। और इस केस में अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, यहाँ +5 आएगी और इस केस में +6 आएगी। यानी कि ये जो लास्ट वाला हमारा केस बना, इस केस में हाईएस्ट चार्ज है मेटल पे, इस केस में हाईएस्ट चार्ज है ऑन मेटल, मेटल में हाईएस्ट चार्ज है। तो इस हिसाब से बच्चों ने क्या टिक कर दिया था कि जिसपे हाईएस्ट चार्ज है तो ये +6 वाले की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर उसके बाद +5 वाले की, +4 और +3, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। ये बिल्कुल सही नहीं था। और ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी के साथ साथ डायरेक्शनल बिहेवियर पे भी फर्क पड़ रहा है, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के गैप से आपको काउंट करना पड़ेगा। कहने का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ देखो जो
कंपैरिजन अगर करवाया जाए MO2 2+ का, जिसमें मेटल इज इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ये जो एक्टिनाइड्स हैं ये सिमिलर, मान लो ये पढ़ा होगा आपने UO2 2+, ये बहुत ज्यादा नोन है बिकॉज ये फॉर्म करता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स और लीनियर कॉम्प्लेक्स होता है इसका। तो ये मेटल ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड OH से कनेक्टेड होगा, लीनियर स्ट्रक्चर इसका बना होगा और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ओवरऑल कहा जाए तो ये मेटल पे +6 चार्ज है और इधर अगर लीगेंड को आकर बाइंड करना होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो लीगेंड के आने के लिए ओनली इक्वेटोरियल साइड्स आर अवेलेबल। इसमें क्या हो रहा है, ओनली इक्वेटोरियल साइड्स आर अवेलेबल, सिर्फ इक्वेटोरियल साइड्स ही अवेलेबल हैं। और जबकि अगर यहाँ पे जो थोड़ा लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेटल, तो जो हाईएस्ट में है उसकी बात करूं, ये M4+ जो है ये पूरी डायरेक्शन से फ्री है भाई, ये फ्री फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ये पूरा फ्री फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ये सारे डायरेक्शन से फ्री है। मतलब लीगेंड इंडिपेंडेंटली आके बाइंड कर सकता है, लीगेंड इज फ्री टू बाइंड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये गैप हम चेक करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ऐसा हो जाए कि अगर आयन 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम में भी है और वो पूरा का पूरा फ्री है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, इस केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। तो ओवरऑल ऑर्डर में MO2 2+ नहीं आएगा, ना ही MO2+, इसमें M4+ सबसे ज्यादा आएगा। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के गैप में आप देखोगे, और यहाँ पे इसके बाद तो आ जाएगा MO2 2+, +3 नहीं आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के गैप में देखा जाएगा। और अगर +3 देखते तो फिर +6 से +3 का गैप ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। और बिल्कुल सेम चीज का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा MO2+ और M3+, इनमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का गैप है, बिकॉज यहाँ +5 में और यहाँ +3 में, तो गैप कितने का है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही गैप बन रहा है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये स्ट्रक्चर यहां भी लीनियर ही है, ये वाला स्ट्रक्चर भी लीनियर ही है। तो इस केस में भी ओनली इक्वेटोरियल साइड्स आर फ्री। और जबकि M3+ पूरा का पूरा फ्री आयन है, पूरा इंडिपेंडेंसी है लीगेंड को कहीं से भी अटैक करने के लिए। तो लास्टली जो ऑर्डर निकला हमारा, इसमें आ गया M3+ और लास्ट में था MO2+। ये बना इसका करेक्ट सीक्वेंस, ये बना था भाई इसका राइट आंसर। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा नेक्स्ट। अब ये नेट जून लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ग्राउंड टर्म 3f2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इनफैक्ट ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, जो कि हम एफ ब्लॉक से टर्म सिंबल से समझ लेंगे कि कैसे इसका हमें अप्रोच करना है। अगर हम P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको चेक करना है कि जहां पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन 3f2 टर्म सिंबल देंगे और वो भी लिखा है कि ग्राउंड टर्म के लिए बात करी गई है, तो इसके लिए क्या हमें पॉसिबिलिटी लेनी होती है वो देखो। अगर हम P के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D के लिए देखें, तो P1 इसमें एक इलेक्ट्रॉन और D में भी एक, तो D में एक इलेक्ट्रॉन, साथ में जो P होता है इसमें 0 +1 और -1, इसमें D वाली शेल में 0 +1 +2 -1 -2। अच्छा, एक डब्बा एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं, इसको हम डिक्रीज कर लेंगे भाई, ये बन गए 5 डब्बे। अब इसके लिए L की वैल्यू देखो, इस केस में ये P वाली जो शेल है इसमें जो L की वैल्यू आएगी, ये P थी, ये वाली D है, यहाँ पर जो मान लेते हैं इसके लिए वैल्यू L1 हो जाएगा 1, क्योंकि +1 में इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली D के केस में मान लेते हैं L2 वैल्यू रही है, और L2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी +2। एक L1 वैल्यू +1 आ गई और L2 वैल्यू +2 आ गई। अब इन दोनों के लिए जब हमें रिजल्टेंट लेना होता है तो L बराबर वेरी करता है L1 - L2,
ये मॉड में ही लेते हैं, वेरी करता है 2 L1 प्लस का L2। अब इसके लिए L1 1 है, L2 2 है, 1 माइनस 2 का मोड और 1 प्लस का 2। तो ये वैल्यू यहाँ मॉड है तो 1 से लेकर कहाँ जा रही है 3, तो ये 1 2 3 ये वैल्यू डैश डैश लगा है, मतलब ये वैल्यू 1 से लेकर 1 2 3 तक जाएगी। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी 1 2 एंड 3 की है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि इस केस में P1 D1 के केस में L की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 वैल्यू हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी बनी। अब हमें लेनी क्या वैल्यू है ये डिसाइड करेगा कि पूछा क्या गया है। ग्राउंड टर्म की बात हो रही है और ग्राउंड टर्म में हम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L लेते हैं। ये है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L ली जाती है किसके लिए, अगर हमें ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा हो। अगर हमें ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ L की वैल्यू 3 ले रहे हैं ग्राउंड स्टेट के लिए तो ये रिप्रेजेंट करेगी F को। तो यानी कि एक F वाला पार्ट तो मिल रहा है, तो आगे भी चेक करेंगे। अब S की वैल्यू कैलकुलेट करो। S बराबर क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के लिए प्लस हाफ और प्लस हाफ, ये वैल्यू आएगी 1। दैट मीन्स 2s प्लस 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 3। ये 2s प्लस 1 की जगह भी 3 है, ये 2s प्लस 1, ये L और J यही तो होता है ना टर्म सिंबल, निकाल चुके हैं 2 केसेस में। ये वैल्यू भी आ गई, अब J की वैल्यू भी निकाल लो। अब यहाँ पे J के लिए जब वैल्यू निकालोगे दोनों ही शेल लेस देन हाफ फिल्ड है, L माइनस S की वैल्यू हो ली जाएगी। L इज इक्वल टू 3 और S बराबर कितना है, S बराबर कितना आया था हमारे पास, वैल्यू 1 आई थी, तो ये हो गई वैल्यू 2, यानी कि 3f2 टर्म सिंबल मिल रहा है। अगर हम P1 D1 कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो 3f2 टर्म सिंबल ही निकल के आया, तो एक सेट तो सही है। दूसरा देख लो अब S1 और D1 के लिए क्या होगा। अगला देखो S1 और D1 के लिए, S1 और D1 के लिए ये S हो गई और 1 2 3 4 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, ये S में एक इलेक्ट्रॉन है, D में एक इलेक्ट्रॉन है और S के लिए तो 0 ही लेते हैं, बीच में एक शेल है 0 ही रहेगी। और इस केस में L1 अगर देखोगे तो 0 ही है, यहाँ अगर L2 देखोगे तो ये वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी। तो ओवरऑल L की वैल्यू L, ये अगर 0 हो चुका है तो सिर्फ L2 से ही होगी। L1 माइनस L2 से अगर वैल्यू L1 प्लस L2 तक वेरी भी करोगे, अगर L1 0 है तो L की वैल्यू L2 के बराबर ही होगी, दैट इज इक्वल टू 2। तो L बराबर तो 2 ही मिलेगा और L अगर 2 है तो ये D शेल को इंडिकेट कर रहा है। टर्म सिंबल में D नहीं है F है, तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो भाई, आगे मूव मत करना, इसको यहीं छोड़ दो, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं S1 और F1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे अब S1 और F1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये देखो अब हम सेकंड नंबर का देख रहे हैं, S1 एंड F1। S का डब्बा बनाया और F के लिए भी 1 2 3 4 5 6, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, ये 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस का 3। इसके लिए L1 बराबर 0, इसके लिए लेते हैं L2, तो ये है प्लस 3 में, तो दिस इज इक्वल टू 3। ये 0 है, दैट मीन्स L बराबर L3 ही होगा, विच इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 है यानी कि ये F को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम आगे बिल्कुल चेक करेंगे। आगे अगर चेक करेंगे तो S की वैल्यू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए प्लस हाफ वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 2s प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू में 2 प्लस का 1, ये वैल्यू 3 ही आएगी और ये भी ठीक आ रही है। और साथ में हमें J की वैल्यू निकालेंगे तो ये L माइनस S, बिकॉज दोनों ही लेस देन हाफ फिल्ड वाले केसेस हैं। L माइनस S, तो ये 3 माइनस का 2, सॉरी माइनस का S की वैल्यू 1 है, ये आ गया 2। तो टर्म सिंबल फॉर S1 एंड F1 कॉन्फ़िगरेशन कितना मिला, 2s प्लस 1 3 है और ये F थी और J की वैल्यू 2, तो ये 3f2 इस केस में तो मिल गया। यहां हमें S1 और F1 के लिए तो मिल गया,
उसके बाद दिया है D1 और F1। D1 और F1 के लिए हम देखें, अगर इसको हम देखते हैं यहां आगे, इसमें देखो ये है अब D1 और F1, D के लिए बनाएंगे और साथ में F के लिए भी बनाएंगे। 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, 0 प्लस 1 प्लस का 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। यहाँ L1 बराबर प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू 2, यहाँ L2 में इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इक्वल टू प्लस 3। अब L की जो वैल्यू है L1 प्लस L2, या फिर ले लो L1 माइनस L2 से ये वेरी करती है L1 प्लस का L2 तक, तो L1 बराबर 2 है प्लस, सॉरी पहले माइनस 2 माइनस 3, ये वैल्यू वेरी करेगी 2 प्लस का 3, तो ये मॉड में है, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से लेकर ये वैल्यू 5 तक वेरी करेगी, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पॉसिबिलिटी है L के लिए। अब यहाँ ग्राउंड स्टेट की बात थी तो हम लेंगे 5, ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, तो हमने पहले वाले केस में भी हाईएस्ट ली थी, यहां भी हाईएस्ट लेंगे, तो L बराबर हमें 5 लेना है फॉर ग्राउंड स्टेट। अब L बराबर 5 है तो ये वैल्यू F सिंबल को तो रिप्रेजेंट करेगी ही नहीं, ये रिप्रेजेंट करेगी H को, ये रिप्रेजेंट करती है H को, तो ये क्वेश्चन भी यहीं छोड़ दो, ये ऑप्शन भी यही छोड़ देंगे, ये हमें नहीं दे रहा आगे का टर्म सिंबल। अब सी ऑप्शन देखो, इसमें पहला है D1 F1, ये वही तो है जो बी में कैलकुलेट किया था D1 F1, जो कि नहीं दे रहा था, यही छोड़ देंगे। आगे देखेंगे P1 D1 जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, P1 D1 के लिए 3F2 आई थी वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। S1 F1 के लिए देखो हमने अभी कैलकुलेट किया ही तो है, 3F2 वैल्यू इसके लिए भी आई थी, दैट मीन्स योर लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमें दोनों केसेस में 3F2 टर्म सिंबल देगा, और ऐसे केसेस में कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सी एस की वैल्यू लेंगे, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये रहा नेक्स्ट, इसमें है CSIR नेट जून 2025 का क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की ही बात चल रही है, और इसमें से टोटल 4 स्टेटमेंट्स में से बताना है करेक्ट कौन से होंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व 4f से 4f और 4f से 5d ट्रांजिशंस, जो कि बिल्कुल सही है। यहां बात करी गई है इनर ट्रांजिशन की, इनर ट्रांजिशन की बात करी गई है, यानी कि लेंथेनाइड्स की भी बात करी है, लेंथेनाइड्स को भी कंसिडर करेंगे और साथ में एक्टिनाइड्स को भी कंसिडर किया जाएगा। और लेंथेनाइड्स में तो सभी को पता है 4f से 4f ट्रांजिशन, इसमें भी f भी होता है और साथ में f से d ट्रांजिशन, और ये 4f, और अगर इसमें 4f से 5d ट्रांजिशंस की बात है, यानी कि ये बात नहीं कर रहा। देखो अगर हम लेंथेनाइड +3 का केस देखें तो इनमें तो 4f से 4f ट्रांजिशंस ही लगेंगे, लेकिन कुछ लेंथेनाइड्स जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं उसमें 4f से 5d ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है, ये दोनों ही केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी, ये स्टेटमेंट होगी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ यूरोपियम 3+ आयन इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली। इसके लिए इतना ज्यादा यहाँ में चैलेंजिंग बताया गया था क्वेश्चन को, जो कि बिल्कुल चैलेंजिंग बनता है। इनफैक्ट उसके बावजूद भी इसकी आंसर की में कोई चेंज नहीं किया गया था। कोई चेंज क्यों नहीं किया गया था वो समझ लेते हैं कि क्यों चेंज नहीं किया गया था। बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर यूरोपियम 3+ का केस देखें जो कि एबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट वाला केस बनता है, इसको समझते हैं। अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, ये पढ़ाया भी जाता है, अलग से पढ़ाया जाता है यूरोपियम 3+ का केस। अगर इसमें हम एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें जो कि वैल्यू आती है लगभग 3.45 बोर मैग्नेटोन के बराबर, लगभग इतने के बराबर ये वैल्यू रहती है। और साथ में इसको कंपेयर कराया गया है म्यू स्पिन ओनली, जो कि म्यू कैलकुलेटेड से आप कैलकुलेट करते हो, स्पिन ओनली अगर कंसिडर किया है दैट मीन्स हमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला केस देखना है।
स्पिन ओनली का फॉर्मूला होता है दो फॉर्मूले, या तो आप स्पिन ले लो तो 4s+1, या फिर अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में निकालना चाहो तो √n+2 बोर मैग्नेटोन। और अगर यूरोपियम 3+ है दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f6 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल 6 प्रेजेंट होते हैं, और टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो √6 जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये वैल्यू 6.92 बोर मैग्नेटोन की निकल के आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि यूरोपियम 3+ का अगर एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये 3.45 और कंपेयर कराया गया है इसकी स्पिन ओनली वैल्यू से जो कि 6.92 ही आएगी। बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हो, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी ही आने वाली है। तो साफ साफ है कि ये वैल्यू ज्यादा ही रहेगी कंपेयर्ड टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यहां लाइन क्या दी थी कि एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट यूरोपियम 3+ का ज्यादा होगा देन द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट तो कैलकुलेट करके देख ही लिया है, तो ये वैल्यू कितनी कम थी, ज्यादा नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल वाले की लेस होगी, और बोला था कि ग्रेटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट ही बनेगा, बिल्कुल इनकरेक्ट ही बनेगा। लॉजिकली तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट बनेगा, लेकिन इसको सही बताया। क्यों बताया? क्योंकि जो जनरल स्टैंडर्ड बुक कहती है उसके अकॉर्डिंग वो समझ लो। देखो वैसे अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो स्टेटमेंट जो कि बी ऑप्शन में गिवन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट बनेगी भाई, बिल्कुल इनकरेक्ट, साफ साफ गलत है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स क्या कहती हैं, कॉटन विल्किंसन में देख लो या हाउस क्राफ्ट में देख लो, वो ये कहती हैं कि इन जनरल जो म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू म्यू स्पिन ओनली वैल्यू, क्योंकि इस वैल्यू में स्पिन के साथ साथ हम ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, ये बात कही थी। और इसमें स्पिन के साथ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, दैट्स व्हाई यूजुअली इन जनरल केसेस जब हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पिन ओनली, जिसमें सिर्फ हम स्पिन को ही कंसिडर किया जाता है, स्पिन को ही कंसिडर किया गया, और अगर हमने एल को और ऐड कर दिया तो इन जनरल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस के हिसाब से इसकी आंसर की बनाई गई थी कि ऐसा होना चाहिए, बट यहां पे यूरोपियम 3+ एक एक्सेप्शन है, बट इधर पर यूरोपियम +3 इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है जो कि हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, और ये एक्सेप्शन हम एबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट वाले केस में भी पढ़ते हैं। एबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट का भी केस पढ़ा जाता है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग तो जो आंसर था इसीलिए उसने इसको सही माना था, जो कि है नहीं, उसने आंसर की बदली भी नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, पूरा क्यों नहीं है करेक्ट वो मैंने आपको एक एक डिटेल में बता दिया है। लॉजिकली ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बट CSIR ने कंसिडर किया जनरल ट्रेंड, उसने जनरल ट्रेंड किया कंसिडर, नॉट एक्सेप्शनल बिहेवियर। उसने क्या किया, उसने इग्नोर कर दिया, इसने क्या किया, इग्नोर्ड एक्सेप्शनल बिहेवियर। इसने बिहेवियर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कहा कि बी स्टेटमेंट करेक्ट। जनरल टर्म के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बनेगी। तो अगर हम आप लॉजिकली देखो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बट CSIR के अकॉर्डिंग टू लिख लो यहां पे, अकॉर्डिंग टू CSIR उसने कहा कि A, B, C एंड D ऑल करेक्ट। उसने बोला सब सही होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल सही नहीं है, ये एक्सेप्शन है। द 4f ट्रांजिशंस आर शार्प एंड लाइन लाइक, बाइल 4f एंड 5d ट्रांजिशंस आर ब्रॉड।
बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि देखो FF ट्रांजिशन शार्प और लाइन लाइक होते हैं बिकॉज दीज आर लेपोर्टे फॉरबिडन, ये लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा एल वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस का 1, एक से बदलनी चाहिए, और एल की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और इधर पे भी 3 है, जो कि डेल्टा एल वैल्यू चेंज 0 का है, इसीलिए ये लेपोर्टे फॉरबिडन है। जबकि 4F से जब आप 5D ट्रांजिशन देखोगे तो यहाँ पे 3 वैल्यू है और यहाँ पे 2 वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यू एक से बदल रही है। सो दीज आर लेपोर्टे अलाउड, और लेपोर्टे अलाउड हैं इसी वजह से ये ब्रॉड आते हैं, ये लेपोर्टे फॉरबिडन है इसी वजह से ये वीक या फिर कह लो लाइन लाइक स्पेक्ट्रा इनका देखने के लिए मिलता है। तो लास्ट स्टेटमेंट जो है कि ये 4F ट्रांजिशन शार्प है जबकि डी वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो ये ब्रॉड हो जाते हैं, और कभी भी अगर डी शेल इन्वॉल्व हो रही है तो वो आउटर लीगेंड एनवायरमेंट को भी इन्वॉल्व करेगी, बिकॉज लीगेंड डी शेल से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ होती है, और जो एफ शेल होती है दैट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल बहुत डीपली बरीड होती है, तो लीगेंड का फर्क नहीं पड़ता। Lastly, peak positions of 4F transitions are marginally affected by ligand environment। ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखा है, तो आप देख सकते हो नेट अपने स्टेटमेंट्स को बिल्कुल रिपीट करता है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को लॉजिकली समझना होगा, सीधा रट्टा नहीं मार सकते, आपको एज इट इज लाइन नहीं उठा के देगा, सेंटेंसेस में वो हेरा फेरी कर देगा। और ये स्टेटमेंट बच्चे गलत करके आए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्जिनली को समझा कि ये अफेक्ट होगी। भाई मार्जिनली का मतलब है वेरी लेस अफेक्टेड, बहुत बॉर्डर से अफेक्टेड होगी, जो कि हमने बोला था इंडिपेंडेंट या वेरी लेस अफेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। ओवरऑल लॉजिकली ACD स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, लेकिन नेट के अकॉर्डिंग डी करेक्ट था, जो कि उसने एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं किया था। तो आप दोनों तरीके का मैंने बताया, जो एक्चुअल में सही होगा वो सी होगा, ठीक है। तो यहाँ आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, यस यहाँ हमने कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको सभी के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।